देखिए आज अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, इफ़ एलिफ और एल्स के बारे में पाइथन में। अब इफ़ एलिफ एल्स क्या होता है, जब हमारे पास दो कंडीशन होती है। अभी इफ एल्स में हमारे पास केवल एक कंडीशन थी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो एल्स का स्टेटमेंट चलेगा। बट अगर मैं चाहूँगी मेरे पास इस टाइप से कुछ कंडीशन है कि अगर एक कंडीशन मेरी गलत हो रही है इफ की, तो वो एलिफ के अंदर हम दूसरी कंडीशन लिख सकते हैं, फिर वो दूसरी कंडीशन चेक करें। एलिफ की अगर कंडीशन ट्रू है तो वहाँ पर वो स्टेटमेंट चला होगा, लेकिन वो भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी ऊपर की अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो एल्स चलेगा। आ रहा है समझ में? दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वहाँ का स्टेटमेंट चल जाएगा, बट अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं वहाँ पर फिर इफ एलिफ और एल्स आखिरी वाला स्टेटमेंट चलेगा। क्लियर है इतना? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं हम। सिंटेक्स में क्या होता है, सबसे पहले तो हम इफ लगाते हैं, इफ के अंदर क्या देते हैं, अपनी कंडीशन देते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मैं एलिफ लगाऊंगा और एलिफ के अंदर हम दूसरी कंडीशन दे सकते हैं, फिर इसके बाद इसका स्टेटमेंट। लेकिन अगर मेरी ये भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर अपन एल्स में जाएंगे और यहाँ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं अपन एग्जाम्पल से। मुझे ये चेक करना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। क्या चेक करना है कि कोई दिया गया नंबर मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो। तो बेसिकली पॉजिटिव की अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर ज़ीरो से बड़े हैं, ज़ीरो से बड़े हैं, मतलब जो नंबर हमारे बड़े होंगे किससे, ज़ीरो से, तो वो नंबर कौन से होंगे, हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड बात करें नेगेटिव नंबर की, तो जो नंबर हमारे छोटे हैं ज़ीरो से वो कौन से होंगे, हमारे नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव। और जो नंबर ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो के इक्वल इक्वल होना चाहिए, तो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, आ रहा क्या समझ में, क्लियर बात ना? तो हम फिर इस तरीके से इफ एलिफ और एल्स का यूज़ करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा यूज़र से एक नंबर मांगा पहले, तो n इज इक्वल्स टू इनपुट, मैंने कहा एंटर अ नंबर, क्या एंटर किया जाए, कोई नंबर एंटर किया जाए। अब मैंने कंडीशन रखी कि इफ़ यदि पॉजिटिव नंबर हुआ तो पॉजिटिव कंडीशन क्या बनेगी कि मेरा नंबर बड़ा होना चाहिए किससे, ज़ीरो से, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा मैसेज में, तो मैसेज में प्रिंट करवाऊँगा कि नंबर इज़ पॉजिटिव, कि मेरा दिया गया नंबर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब नंबर बड़ा होगा ज़ीरो से, n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इतना क्लियर है? चलिए मैं दूसरी कंडीशन देता हूँ। अगर मान लीजिए वो नंबर पॉजिटिव नहीं निकला, ज़ीरो से बड़ा नहीं निकला, तो फिर हो सकता है कि वो नेगेटिव हो, तो फिर हम नेगेटिव की एक और कंडीशन देते हैं और एलिफ लगाएंगे उसके लिए। मैंने दूसरी कंडीशन दी कि मेरा नंबर अगर छोटा है ज़ीरो से, तो फिर हम क्या प्रिंट कराएंगे, तो हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि नंबर इज़ नेगेटिव, मेरा दिया गया नंबर क्या है, नेगेटिव। इतना क्लियर है? लेकिन पॉजिटिव भी नहीं हुआ मान लीजिए और नेगेटिव भी नहीं हुआ, ना ही ज़ीरो से बड़ा है ना ही ज़ीरो से छोटा है, तो फिर वो नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब ज़ीरो होगा तो फिर हमको सीधे एल्स लगाना है, और फिर हम क्या लिख देंगे, प्रिंट लगा के डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे क्या, कि नंबर इज़ ज़ीरो। इस टाइप से क्लियर हुआ क्या इतना, कि नंबर क्या होगा हमारा, ज़ीरो। क्योंकि पॉजिटिव नंबर भी नहीं नेगेटिव भी नहीं है, तो बचा क्या, ज़ीरो ही बचा है। तो आखिरी में यूज़र या तो पॉजिटिव नंबर डालेगा, नेगेटिव या फिर ज़ीरो डालेगा, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो के अलावा। क्लियर बात ना? चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं अपन। यहाँ पर मैंने बटन दबाया रन का, चेक करते हैं। मैंने डाला 6, तो 6 क्या आ रहा है, नंबर इज़ पॉजिटिव, लेकिन मैं माइनस का अगर 6 डालूँ तो क्या आएगा, नंबर इज़ नेगेटिव। और जब मैं ज़ीरो एंटर करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आया क्या समझ में? तो ऐसे कंसेप्ट काम करता है किसका, इफ एलिफ और एल्स। चलिए अब इसी का थोड़ा सा अपन एक्सटेंडेड फॉर्म देखें, तो एक होता है कौन सा, लैडर। अब लैडर में क्या होता है, लैडर का मतलब आपको पता होगा, लैडर का मीनिंग होती है सीढ़ियाँ। तो हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, इस तरीके से। तो हम इसमें भी यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन देंगे, एक इफ लगाएंगे, तो इफ की कंडीशन अपन दे देंगे पहले, तो ये अपन इसका सिंटेक्स समझ रहे लैडर का, है ना। तो हमने क्या कहा कि एक कंडीशन चेक होगी पहले, तो अगर कंडीशन सही है तो यहाँ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मेरे पास एलिफ होगा, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे और यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा।
लेकिन अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर हम एक और एलिफ लगाएंगे और वहाँ एक कंडीशन देंगे, फिर वहाँ का स्टेटमेंट देंगे। मतलब ऐसे हम दो एलिफ नहीं, कितने भी एलिफ क्या हो सकते हैं, लगा सकते हैं, कितने भी एलिफ लगा सकते हैं। इतना क्लियर है? तो कई सारे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एलिफ यूज़ कर सकते हैं। तो एलिफ का मतलब क्या है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होगी तो हम हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जितनी कंडीशन है उतने एलिफ क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलिफ ऐड कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हैं। कि इफ़ के अंदर अपन ने एक कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन सही है तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते, लेकिन अगर फॉल्स है तो वो एलिफ में जाके दूसरी कंडीशन चेक करें। फिर ये अगर ट्रू है तो यहाँ का स्टेटमेंट चले, ये फॉल्स है तो फिर अगली कंडीशन चेक करें, फिर यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। लेकिन अगर ऐसे मान लीजिए कोई सी भी कंडीशन से मैच नहीं हो रहा है, ऐसे कई सारे एलिफ होंगे हमारे पास, तो फिर लास्ट में जो होगा हमारे पास क्या होगा, एक एल्स होगा। क्या होगा, एल्स, और यहाँ का स्टेटमेंट क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। कहने का मतलब ये है कि कई सारी हमारे पास क्या होंगी, कंडीशन होंगी। इधर तो देखिए इसका अपन एग्जांपल देखते हैं लैडर इफ का। अब मैंने कहा कि यूज़र से मुझे एक नंबर लेना है और वह नंबर के अकॉर्डिंग चेक करना है कि अगर मेरा नंबर 1 से 7 के बीच आता है तो मैं 1 पे मंडे प्रिंट करा दूंगा, 2 पे ट्यूसडे प्रिंट करा दूंगा, 3 पे वेडनेसडे प्रिंट करा दूंगा। ऐसे मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा, 7 तक। और अगर कोई सा भी नंबर नहीं आया 1 से 7 के बीच तो फिर मैं उसको क्या कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, इन एल्स लगा दूंगा, तो वहाँ पर इनवैलिड नंबर इस तरीके से कोई मैसेज देंगे। चलिए तो क्वेश्चन मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक या प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ अ वीक। क्या प्रिंट करना है मुझे, सप्ताह का दिन प्रिंट करना है। क्लियर है इतना? अब सप्ताह का दिन प्रिंट करने के लिए मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो लिखूंगा यहाँ पर एक डे नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। किस नाम से, डे। और इस डे के अंदर यूजर से अपन क्या लेते हैं, इनपुट, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। कहाँ से कहाँ के बीच का नंबर ले रहे हैं अपन, 1 से 7 के बीच का। इतना क्लियर है? अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ, लिखा मैंने यहाँ पर कि मेरा डे अगर इक्वल इक्वल हो किसके, 1 के, डे की वैल्यू अगर 1 की इक्वल आएगी तो मैं मैसेज में क्या प्रिंट करवा दूंगा, मंडे। क्या प्रिंट करवा दूंगा, मंडे। लेकिन अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर अपन क्या लगाएंगे, एलिफ, एक दूसरी कंडीशन देंगे कि हो सकता है यूजर का नंबर 1 नहीं है, तो फिर तो मैं लिखूंगा कि डे अगर 2 की इक्वल हो तो फिर क्या प्रिंट करवाया हो मैसेज में, ट्यूसडे। आया क्या समझ में? लेकिन अगर मान लो इससे मैच नहीं हो रहा है तो फिर एलिफ के अंदर अपन थर्ड कंडीशन देंगे कि डे मेरा अगर इक्वल इक्वल है किसके, डे इज इक्वल इक्वल, इक्वल इक्वल क्यों लगा रहा है, अपन दो बार भी कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कि वैल्यू 3 है क्या, ऐसा। तो अगर 3 है तो मैसेज प्रिंट आना चाहिए क्या, वेडनेसडे। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद अगेन अपन एलिफ लगाएंगे, फिर अपनी कंडीशन की डे मेरा इक्वल है किसके, 4 के, तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, थर्सडे। इसके बाद फिर अपन जाएंगे अगेन एलिफ लगाएंगे, फिर मैंने कहा कि अगर मेरा डे इक्वल इक्वल है किसके, 5 के, तो मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, वेडनेसडे। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए मेरा एलिफ डे अगर इक्वल इक्वल हुआ किसके, 6 के, तो हम कौन सा डे प्रिंट करवाएंगे, थर्सडे के बाद। यहाँ पर फ्राइडे लेना था ना अपने को, फ्राइडे, और 6 पे लेंगे अपन सैटरडे। ठीक है? इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे अपन एलिफ कि डे मेरा इक्वल है अगर किसके, 7 के, तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, संडे। फिर अगर मान लीजिए 1 से 7 तक किससे मैच ही नहीं हुआ तो फिर लास्ट में अपन क्या लेंगे, इसमें केवल एक एल्स लेंगे, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं देते। वो कब चलता है, जब ऊपर की कंडीशन में से कोई सा भी कंडीशन मैच नहीं होगा, तब एल्स में जो स्टेटमेंट लिखेंगे वहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने क्या दे दिया, इनवैलिड नंबर, एक मैसेज दिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखिए कोई नंबर डाला मैंने 6, तो क्या आ रहा है, सैटरडे। बट अगर मैं ऐसा नंबर लेता हूँ जो कि मतलब किससे मैच नहीं कर रहा, 9, तो वो क्या दे रहा है अपने को, इनवैलिड। क्लियर हुआ था इस टाइप से? ये लैडर है, लैडर मतलब एक्सटेंड फॉर्म ऑफ इफ एल्स का। इफ एल्स का क्या है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा कि यूजर को उसके मार्क्स लेना है यूजर से, और उसके बाद ये चेक करना है
कि अगर उसके मार्क्स ज़्यादा हो अगर 75 से, तो उसको कौन सा ग्रेड देना है, आपने को ए ग्रेड देना है। फिर अगर उसके मार्क्स मान लीजिए 75 ज़्यादा नहीं, तो अगर 50 से ज़्यादा है तो फिर उसको कौन सा ग्रेड देना है, आपने को बी ग्रेड देना है। उसके मार्क्स अगर ज़्यादा हो मान लीजिए 33 से, तो हमको कौन सा ग्रेड देना है, सी ग्रेड देना है। लेकिन अगर किससे मैच नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, मार्क्स अगर ज़्यादा है, जैसे कितने से, ज़्यादा नहीं, फिर अपन कम और बराबर ले लेते हैं, लेस देन और इक्वल अगर 33 से, तो हम कौन सा ग्रेड दे देंगे, फिर डी ग्रेड दे देंगे। इतना क्लियर हुआ क्या? कितनी कंडीशन हो गई, 4 कंडीशन हो गई। तो वही लेटर वाला ही लगाना पड़ेगा अपने को। तो अपन पहले तो यूजर से क्या ले लेते हैं, उसके मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स के अपन इनपुट ले रहे हैं इंटीजर फॉर्म में, तो मार्क्स इज इनपुट, और यूजर को बोला एंटर दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के क्या डाले जाए, मार्क्स एंटर किए जाए। अब जो भी स्टूडेंट के मार्क्स होंगे उनको अपन चेक करेंगे कि क्या मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा है किससे, 75 से। अगर 75 ज़्यादा हो तो मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए। क्लियर है इतना? फिर लेंगे अपन एल इफ लगाना पड़ेगा दूसरी कंडीशन के लिए कि अगर मार्क्स ज़्यादा है कितने से, 50 से, तो 50 ज़्यादा हम कौन सा ग्रेड प्रिंट कराएंगे, ना। क्लियर है? फिर थर्ड कंडीशन के लिए अगेन क्या लगाएंगे, एल इफ, कि हमने कहा अगर मार्क्स ज़्यादा हो किससे, ज़्यादा हो अगर 30 कितना याद है, 33 ना, 33 ज़्यादा है तो हम मैसेज में क्या प्रिंट करवाएंगे, सी ग्रेड। लेकिन अगर इनमें से कोई कंडीशन मैच नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, सीधे एल्स लेंगे और कौन सा ग्रेड प्रिंट करवाएंगे, डी ग्रेड। इतना क्लियर हुआ क्या? आगे समझ लो कौन सा ग्रेड लेंगे अपन, डी ग्रेड। तो देखिए होगा क्या, अब यूज़र ने मार्क्स डाले मान लीजिए 80, तो वो चेक करेगा क्या 80 बड़ा होता है 75 से, बिल्कुल, तो वो यहीं पर ए ग्रेड प्रिंट कर देगा, आपका काम खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए उसने 60 डाल दी, तो 60 ग्रेटर देने का 75 से नहीं है, तो वो कहाँ जंप करेगा, एलिफ में। 60 बड़ा होता है कि 50 से, हाँ, तो वो बी प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसने डाल दी 40, तो वो चेक करेगा 40 75 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, 40 50 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो अगली कंडीशन चेक करेगा 40 ग्रेटर है 30 से, हाँ, तो वो सी ग्रेड है। लेकिन अगर मान लीजिए 20 डाल दी, तो वो तीनों से मैच नहीं करेगा आपको पता है, तो वो सीधे कहाँ जाएगा फिर एल्स में, डी ग्रेड। जो हम लोगों ने यहाँ पे इल्स में डी प्रिंट करवाने, तो उसको हमें कंडीशन बना के डी को भी ऊपर रख सकते हैं। नहीं, ऊपर भी उसको नीचे दिया जाएगा, बट कंडीशन देने की, हाँ, क्योंकि कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर वो ऊपर चेक करते हुए आएगा 75 से ऊपर से चेक करेगा ना, अगर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली डी में, जैसे हमने शुरू में ही मान लीजिए 20 मार्क्स डाले, एंटर किया, तो वो डी ग्रेड दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सभी कंडीशन चेक कर ली, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, और तीसरी तक मैच नहीं हुआ तो उसने आखिरी में क्या दिया, आपने डी। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जैसे हम लोग 3 कंडीशन तो बना के ही दे रहे हैं कि और डी भी हम लोग 14 कंडीशन बना सकते हैं वहाँ पे, बना सकते हैं। और आउटपुट में जैसे इल्स है तो इल्स में हम कुछ और लिख सकते हैं कि यूजर देयर इज अ नोटेड या इनवेलिड, यहाँ पे डी पे, हाँ, वो भी अपन कर सकते हैं, बिल्कुल, बट वो एक लाइन बड़ी हो जाएगी। लॉजिक है कि हमने डी को नीचे इल्स में क्यों डाला है। हाँ, क्योंकि लॉजिक ये है कि अगर तीनों कंडीशन मैच नहीं होगी हाँ, तो वो बचा कोई कौन सा नहीं, एक ही बच रहा है केवल डी, तो अगर तीनों से मैच नहीं करेगा तो वो डी ग्रेड में डाल देगा उसको। बस यही कंसेप्ट है। इसे क्या बोलते हैं, इफ लेटर क्या बोलते लेटर बोलते हैं, लेटर। क्लियर हुआ ना? अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर यूज़र से कुछ इनपुट ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिया, मान लीजिए यूज़र से मैं कैरेक्टर लूँगा आर, जैसे सिग्नल होते हैं ना अपने, तो रेड लाइट होती है वहाँ पर, तो अगर आर आए, यूज़र ने अगर कैरेक्टर आर एंटर किया तो उस समय क्या आना चाहिए, स्टॉप आना चाहिए। यूज़र ने अगर एंटर किया क्या, आर के बाद मान लीजिए उसने एंटर किया वाई एंटर किया, तो वाई में क्या आना चाहिए, रेडी, और उसके बाद अगर जी आए तो जी में क्या जाना चाहिए। इतना क्लियर है? तो इसमें अपन लिखते हैं, देखिए कैसे कंडीशन में, पहले तो कैरेक्टर मांगना पड़ेगा यूजर से, और कैरेक्टर एक स्ट्रिंग में आएगा, तो हम यहाँ पर एक एक्स नाम से कोई वेरिएबल बना देंगे, ठीक है। एक्स के अंदर हम इनपुट मांग रहे हैं तो इंटीजर में नहीं होगा, वो तो सीधे स्ट्रिंग में होगा, तो इनपुट ही लगाना पड़ेगा अपने को। तो यूजर को अपन मैसेज क्या देंगे, एंटर एनी कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर में सजेशन देता हूँ, या तो आर डाले या फिर आर, या फिर क्या हो वाई, या फिर जी, इनमें से होना चाहिए, ठीक है।
अब इसके बाद में पहली कंडीशन की इफ मेरी x की वैल्यू x में जो इनपुट आया वो अगर इक्वल है किसके r के, और कैरेक्टर है तो डबल या सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा आपको, कैरेक्टर है ना, क्योंकि स्ट्रिंग है ना एक। तो अगर यूजर का स्ट्रिंग r हुआ, r के इक्वल हुआ, तो फिर अपन क्या प्रिंट करवा देंगे मैसेज में, स्टॉप, राइट इतना। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमको एलिफ में जाना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन देनी पड़ेगी। मैंने कहा अगर मेरी x की वैल्यू इक्वल है किसके, s के, s नहीं सॉरी y के, y में हम क्या दे देंगे, प्रिंट क्या करवाएंगे, रेडी। लेकिन एलिफ तीसरी बार कि अगर x की वैल्यू इक्वल है किसके, g के, तो फिर हम मैसेज में क्या प्रिंट करवाएंगे, गो। लेकिन अगर इसके अलावा कोई यूजर ने कैरेक्टर डाल दिया जैसे आर वाई जी के अलावा कुछ लिखा, तो फिर हम एल्स में जाएंगे और फिर सीधे मैसेज देंगे इनवैलिड चॉइस। क्लियर हुआ कितना, आगे समझ में, यूजर के द्वारा दी हुई चॉइस क्या है, इनवैलिड है। देखिए अपन एक बार रन करके देखते हैं। मैंने एक कैरेक्टर डाला जे, क्या रहा है, इनवैलिड चॉइस। मैंने यहाँ पर लिखा आर, तो क्या आ रहा है, स्टॉप। मैंने लिख दिया वाई, क्या आ रहा है, रेडी। मैंने लिख दिया जी, क्या आ रहा है, बट। अगर मैं सपोज दैट यहाँ पर लिखता हूँ आर लिखा तो मैंने बट स्मॉल में लिख दिया, एंटर, तो अब क्या दे रहा है, इनवैलिड चॉइस। बट मैं चाह रहा हूँ कैपिटल आर में भी चले मेरा प्रोग्राम और स्मॉल आर में भी चले, स्मॉल जी में भी चले, कैपिटल जी में चले, स्मॉल वाई में भी चले, कैपिटल वाई में भी चले। तो फिर हमको दो कंडीशन मर्ज करनी पड़ेगी, और दो कंडीशन मर्ज करते तो कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं अपन, याद है क्या, एंड। कौन सा वाला, एंड, क्योंकि दो या दो ज्यादा कंडीशन को ही मर्ज करता है, कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। तो हमने एक कंडीशन तो दी है, एंड ऑपरेटर लगा के हम दूसरी कंडीशन दे देंगे कि x की वैल्यू अगर मान लीजिए, एंड नहीं लगाएंगे एक्चुअली, एंड नहीं और आएगा इसमें लगाना पड़ेगा अपने को और ऑपरेटर। क्योंकि और एंड क्या करता है, एंड क्योंकि ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, मतलब उसको स्मॉल आर भी चीरेगा और कैपिटल आर भी चीरेगा। लेकिन हम एक चाह रहे कोई, तो बीच में क्या लगाएंगे अपन, और ऑपरेटर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और। अब और का मतलब ये हो गया, या तो ये वाला आर या फिर ये वाला, और एंड लगा देंगे तो उसको दोनों कैरेक्टर चाहिए, तो अपने को दोनों तो एक बार में देख ही डालेंगे ना अपन कैरेक्टर, तो बीच में और लगा देंगे। सेम एज हम यहाँ पे लिखेंगे और कि एक्स की वैल्यू या तो कैपिटल वाई की इक्वल हो या फिर स्मॉल वाई की इक्वल हो। फिर लिखेंगे अपन कि जो एक्स की वैल्यू है मेरी और लगा के इक्वल होना चाहिए या तो कैपिटल जी के या फिर स्मॉल जी के। अब एक बार रन करता हूँ, मैं एक बार कैपिटल या स्मॉल में कुछ भी लिख के देता हूँ, वाई लिखा मैंने, तो देखिए क्या आ रहा है, क्लियर हो। तो अब दोनों केस में चल रहा है, कैपिटल में भी और स्मॉल में। इस तरीके से हम क्लियर हुआ क्या इतना, सर हाँ ये हो गया क्लियर। आपने जैसा कि कमेंट किया इसको तो कैसे सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे पास से तो नहीं होता है कि नहीं होती है। अच्छा वो आप हैश लगाते होंगे, हाँ सिलेक्ट करके जो कंट्रोल के साथ वो स्लैश वाला बटन होता है ना, ये कंट्रोल के साथ आपको स्लैश दबाना है कमेंट के लिए। नहीं होता सर हमारे साथ कंट्रोल स्लैश ही दबाते होता है। नहीं होगा, मेरे से करके देखो, ये देखो कंट्रोल के साथ ऐसे कंट्रोल के वो आप उधर वाला स्लैश तो नहीं दबाते हैं, ये वाला हाँ, जो फॉरवर्ड स्लैश होता है ना, ये वो बैकवर्ड स्लैश है, ये वाला नहीं, ये वाला कंट्रोल के साथ, ये वाला कंट्रोल, अल्टर मत दबा दो, कंट्रोल वो बैकवर्ड है फॉरवर्ड है। हाँ ये वाला फॉरवर्ड है और ये वाला बैकवर्ड है, ठीक है, क्लियर है, फॉरवर्ड वाला दबाना समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जैसे कि यूजर से हमको उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मांगना है, कितने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेना, और उसका मेरे को टोटल भी प्रिंट करना है, स्टूडेंट के सब्जेक्ट का कितना टोटल आया है। दूसरा उसका मुझे टोटल के बाद परसेंटेज तो निकालना ही निकालना, लेकिन साथ में उसका ग्रेड भी कैलकुलेट करना। अब एक क्वेश्चन में कितनी चीज़ें करनी है हमको, 3 चीज़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हम 5 सब्जेक्ट के इनपुट लें यूजर से, तो हम एक ले लेते हैं S1 चलेगा, S1 मतलब सब्जेक्ट सर सब्जेक्ट वन, के डायरेक्टली नाम दे दूँ, हाँ ठीक है, नाम ले लेते हैं अपन हिंदी, इस तरीके से चलेगा। तो मैं यूजर से इनपुट लूँगा, इंटीजर में आएगा इनपुट, एंटर हिंदी मार्क्स, ठीक है, हिंदी का एंटर करवाएंगे अपन, क्लियर हुआ। ऐसे हम सभी सब्जेक्ट के ले लेंगे, 5 के लेने ना, ठीक। तो हिंदी की जगह अपन क्या करेंगे, इंग्लिश, फिर इसके बाद मैथ, इसके बाद जीके,
एक कर दिया अपन ने साइंस। ठीक है, ये हो गए मेरे 5 सब्जेक्ट। हिंदी को भी लिखे थे शॉर्ट में। ठीक है, अब इसके बाद हिंदी के हो गए, फिर यहाँ पर कौन सा इंग्लिश, फिर इसके बाद यहाँ पर मैथ्स, इसके बाद फिर जीके, इसके बाद फिर साइंस। डन हो गया इतना मेरा। अब मैं क्या करूँगा, अब इनका टोटल निकालूंगा पांचों का। तो मैंने क्या करा, टोटल नाम से वेरिएबल बनाया, टोटल इज इक्वल्स टू हिंदी। अच्छा एच कैपिटल है ना मेरा, वो ध्यान रखना आपको, अगर जहाँ जहाँ कैपिटल है वैसे लेना हिंदी। फिर इसके बाद इंग्लिश प्लस मैथ, फिर इसके बाद एच ने लिखा है। जीके, फिर इसके बाद साइंस। इतना क्लियर है केस वन इसका। ठीक है, अब ये पांचों का टोटल आ जाएगा। तो एक काम करते, प्रिंट कर लेते अपन टोटल को, टोटल का काम खत्म कर देते। ठीक है, तो ये हो गया टोटल मार्क्स। ऐसा मैसेज दिया अपन ने, मैसेज को डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, और वैल्यू वेरिएबल की कौन से कहाँ जाएगी, टोटल। तो इतने में तो आपका टोटल आ जाएगा। टोटल तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालता है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी टोटल मार्क्स रहते हैं उसको अपन इंटू करते हैं 100 से, और जितने सब्जेक्ट के पास, जैसे आप एक मान लेते हैं 100 का है तो 5 कितने के बन जाएंगे अपने, 500 की। तो टोटल को क्या करेंगे अपन, इंटू करेंगे किससे, 100 से, और डिवाइड बाय 500। अब उसको एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, पी आर नाम से, उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। चलिए हो गया काम। परसेंटेज को भी क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, कर दे। तो प्रिंट मैंने लिखा परसेंटेजेस, या परसेंटेज लिख देते हैं, और वैल्यू कहाँ से, ये काम हो गया अपना। टोटल का भी काम खत्म, परसेंटेज का भी काम खत्म। अब हमको निकालना है ग्रेड। याद हो अगर आपको, मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लगाया था ग्रेड का, ये वाला दिखाई दे रहा है कि 75 ज़्यादा हो तो ए ग्रेड, 50 ज़्यादा हो तो बी, 33 ज़्यादा हो तो सी, और नहीं तो डी। तो अपन यही कॉपी कर सकते हैं ना, सही बात है। मैं यहाँ पर बस पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा कि मार्क्स। अब मार्क्स नहीं हमारे पास तो किस नाम से, परसेंटेज पी आर के नाम से ना, तो हम यहाँ पर मार्क्स के लिए क्या कर देंगे, पी आर की। इफ मेरा परसेंटेज 75 ज़्यादा है तो ए ग्रेड दें, यदि मेरा परसेंटेज 50 ज़्यादा है तो क्या दें, बी ग्रेड दें, यदि मेरा परसेंटेज 33 ज़्यादा है तो सी, और नहीं तो डी ग्रेड। इतना क्लियर हुआ। रन करके देखते हैं इसको अपन। मैंने पहले हिंदी के मार्क्स डाल दी 55, फिर 65, 34, 55, 87। तो देखिए मेरा टोटल आ रहा है क्या, 26, परसेंटेज आ रहा है 67, और ग्रेड आ रहा है बी। काम करते ग्रेड में भी अपन लगा देते हैं क्या, ठीक है ना। रन करें इसको अपन। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मार्क्स डाल दिए मैंने, ज़्यादा हो गया। एरर दे देगा इसमें, नहीं वो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देगा, कैलकुलेट कर देगा। वो तो प्लस माइनस परसेंटेज भी निकाल देगा उससे, और गलत नहीं चला जाएगा। ये देखिए 327, 65.7 परसेंटेज, और ग्रेड आ रहा है क्या, इतना क्लियर है, समझ में आ पाया क्या। तो ये ऐसे काम करता है कौन, हमारा इफ, एलिफ और एल्स, और लैडर इफ। क्लियर हुआ इतना। सर जो रिजल्ट बनते हैं वो ऐसे ही बन जाते हैं, मतलब मैनुअली एंटर करते हैं फिर इस प्रकार से नहीं, इस तरीके से कंडीशंस रहती है उसमें। उसमें भी कंडीशन। अभी ये तो एक के लिए, अब जैसे 1000 स्टूडेंट होंगे तो हम 1000 का मतलब एक एक करके थोड़ी निकालेंगे ऐसे। वहाँ पर तो केवल नंबर एंटर कर दिए जाते हैं, तो वो खुद कैलकुलेट करते हैं। ये सब प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उसके लिए, क्योंकि सभी के लिए सेम ही रहती है कंडीशन कि अगर बच्चे का परसेंट इतने ज़्यादा है तो उसको ए ग्रेड दे, है ग्रेड दे दे, डिवीजन दे दे, इस तरीके से। क्लियर हुआ। वहाँ पर कोड एक बार लिखते हैं लेकिन उसको बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है। कोड एक बार लिख करके फिर जैसे हम लोग इसमें डिजाइन भी कर सकते हैं कि मतलब बाकी आगे वाले प्रोग्राम से रिजल्ट बनता है अलग अलग भी। वही इसमें फिर एरे लगाना पड़ेगा आपको, एरे के साथ तो लूप लगाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा अगर डेटा आएगा तो फिर एरे लेना पड़ेगा अपने, एक से ज़्यादा लोगों का आएगा तो फिर वहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा। बार बार हमको यही चीज़ को एग्जीक्यूट करना है कि एक स्टूडेंट के लिए भी चलाना है, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए, तो ये अपने को बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता है, तो फिर वहाँ लूप लग जाता है। क्लियर हुआ आपको, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके अंदर
एक नए चैप्टर की जिसका नाम है क्या, लूप। क्या नाम है, लूप। अब लूप क्या होता है बेसिकली, लूप मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना। क्या करना, रिपीट करना। रिपीटेशन अगर करना है आपको बार बार तो क्या करना पड़ेगा, लूप। तो लूप का मतलब होता है रिपीट करना। जैसे आपको मैं बोलूँ कि आपको ये नाम प्रिंट हाय एक बार प्रिंट करना है तो आप एक ही बार लिखेंगे, रन हो जाएगा, एक बार में दिख रहा है। लेकिन ये बोलो नहीं मेरे को तो 5 बार इसको चलाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको 5 बार या 4 बार जैसे लिखेंगे तब जाके प्रिंट होगा, दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को इसको कम से कम 10 बार लिखना है तो आपको कितनी बार पेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं नंबर बढ़ा दूँ कि 100 बार करना है तो फिर 1000 बार करना है, या फिर हो सकता है 1 लाख 10 लाख बार करना है। तो ये नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम इतनी बार थोड़ी पेस्ट करेंगे इसको, सही है ना। तो फिर यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज करते हैं इसका, लूप का। तो कोई स्टेटमेंट अगर बार बार चलाना आपको तो किसका यूज करते हैं अपन, लूप का। तो लूप की डेफिनेशन क्या होती है, लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट। मतलब चाहे हमारे पास कोई सिंगल स्टेटमेंट है या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट, लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट एन टाइम्स। कितने टाइम तक चलाता है एक स्टेटमेंट को वो, या मल्टीपल स्टेटमेंट को एन टाइम। एन मतलब क्या, यूजर के द्वारा दिया गया ना, मैंने आपने बोला कि 5 बार चलाना है, 10 बार, 100 बार, जितनी बार भी आपको चलाना है। तो एन वो नंबर एन टाइम्स तक वो एग्जीक्यूट करेगा अपने सिंगल या मल्टीपल स्टेटमेंट को। कब तक, कि जब तक टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक आपके द्वारा दी गई कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तब तक वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता ही रहेगा। इतना क्लियर है क्या, समझ में आ गया। चलिए तो एक काम करते हैं अब आते हैं अपन इसके अंदर लूप को समझ लें हम कि कितने टाइप के लूप हैं। टाइप ऑफ लूप, पाइथन के अंदर हमको 2 लूप देखने को मिलते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है कौन सा, वाइल, और दूसरा कौन सा होता है, फॉर। ये 2 लूप होते हैं हमारे, कौन कौन से, वाइल और दूसरा कौन सा होता है, फॉर। अब जो वाइल लूप है हमारा, वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, वाइल लूप का सिंटेक्स देखिए। वाइल लूप के सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी लूप की बॉडी में हमको 3 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी, पहले उसको अपन समझ लेते हैं। तो लूप की बॉडी के अंदर हमको 3 चीजें मिलेगी ही मिलेगी। पहली कौन सी होगी, पहला होगा इनिशियलाइजेशन, दूसरा होगा कंडीशन, और तीसरा होगा मेरा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये क्या है, ये है बॉडी ऑफ लूप। मतलब लूप की बॉडी के अंदर ये 3 चीज़ें आपको मिलेगी। क्या क्या, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या, इनिशियलाइज का मतलब होता है स्टार्ट करना। क्या करना, स्टार्ट। कि आप लूप को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आ रहा क्या समझ में। मैंने आपको बोला कि आपको 1 से 10 तक के नंबर लिखने हैं, तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे लिखना, 1 से 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आपका वो जो स्टार्टिंग है वो हो गया क्या, इनिशियलाइजेशन, यानी 1 इनिशियलाइजेशन होगा। अब आपको बोलूँ कि कंडीशन, कंडीशन मतलब आप कहाँ पे जाके रुकेंगे, 10 पे जाके रुक जाएंगे, 10 पे जाके रुक जाएंगे। तो कंडीशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमारा लूप एंड होगा। आ रहा समझ में, कब तक चलेगा वो। फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कौन सा ऑर्डर में चलेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आपने 1 से 10 तक के नंबर लिखे तो आप इसमें इंक्रीज हो रहे हैं, ऑब्वियसली 1 से नंबर बढ़ाते हुए लिख रहे हैं। तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट। अगर मैंने बोला कि 10 से 1 तक आना है तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट। यानी इसमें हमको स्टेप देनी पड़ती है बढ़ाने के लिए। क्या देनी पड़ती है, स्टेप। कि आपको बढ़ते क्रम में चलाना है लूप को या घटते क्रम में, आ रहा क्या समझ में, स्टेप देनी पड़ेगी आपको। चलिए तो अपन बात करें सबसे पहले जैसे इनिशियलाइजेशन की। तो मैं इनिशियलाइजेशन के लिए करूँगा क्या, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे को 1 से लेकर के नंबर प्रिंट करना है, कहाँ तक के, ओपन करते हैं, 1 2 3 4 और 5 ऐसे, ठीक है। तो मैं अगर नॉर्मली प्रोग्राम बनाने जाऊँगा तो लिखूँगा कैसे, मैं ऐसे लिखूँगा, प्रिंट 1, फिर प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5। तो अभी मेरा आउटपुट जाएगा वो क्या आएगा, 1 से 5 तक के नंबर आ जाएंगे मेरे पास, ये सभी को पता है।
अब मैं आपको बोलूँ कि नहीं 500 तक लिखना आपको, तो क्या आप ऐसे लिखने जाएंगे 500 तक? नहीं, फिर वहां पर अपन लूप लगा देंगे। क्लियर है इतना? देखिए तो अभी तो सिंपल सा ले रहे हैं, 1 से 5 तक के नंबर हमको प्रिंट करना है, तो हमने लूप के अंदर क्या देखिए, अगर ये काम अपन लूप से करवा सकते हैं कि बार बार एक ही चीज करनी है ना, कि एक नंबर प्रिंट करना है फिर उसके बाद अगला नंबर, फिर अगला नंबर, ये क्या रिपीट हो रहा है काम, और रिपीटेशन का जब भी काम होता है तो हम किसकी यूज करते हैं इसमें, लूप का। तो सबसे पहले क्या है हमारा इस लूप के अंदर देखा जाए तो आपका हो रहा है इनिशियलाइजेशन। क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है आपका बताइए? 1 से। तो 1 एक काम करें ना अपन, 1 को एक आई नाम का वेरिएबल मान लो, क्योंकि वैल्यू को तो स्टोर करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में, पाइथन के अंदर स्टोर करना पड़ता है। तो हमने एक आई नाम का वेरिएबल लिया और आई के अंदर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, इनिशियलाइजेशन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था मेरा, कंडीशन क्या था, कंडीशन स्टार्ट में यहाँ से कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। अगर आप 5 से भी देता आपको नंबर प्रिंट करने की, 5 से लेकर के 50 तक प्रिंट करना है, तो आपका इनिशियलाइजेशन 5 हो जाता है। आ रहा समझ में? मैं बोलूँ था 2 से लेकर आपको 30 तक प्रिंट करना है नंबर, तो उसमें इनिशियलाइजेशन आपका क्या हो जाता, 2 हो जाता। आ रहा क्या समझ में? मैं आपको बोलता कि नहीं आपको 10 से लेकर 1 तक के नंबर प्रिंट करना है, तो उसमें इनिशियलाइजेशन आपका 10 होता कि 1, 10 हो जाता। आ रहा समझ में? मैं आपको बोलूँ 55 से लेके आपको 20 तक के नंबर प्रिंट करना है, तो उसमें इनिशियलाइजेशन क्या हो जाता आपका, 55। आ रहा क्या समझ में? क्लियर है इतना? इस तरीके से तो इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं अपन। दूसरा होता है दूसरा होता है कंडीशन। इनिशियलाइजेशन के बाद अपन क्या देते हैं, अपनी कंडीशन दे देते हैं। क्या देते हैं? कंडीशन। अब कंडीशन बनाते कैसे वो समझिए। देखिए हम पहले वाले नंबर को आखिरी वाले नंबर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कंडीशन बनाने के लिए। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा सभी। हम कंडीशन बनाने के लिए सबसे मेन यही और इम्पोर्टेंट कि पहले नंबर को कंपेयर किससे करते हैं हम, लास्ट वाले नंबर से। तो एक बात बताइए कि पहला नंबर आपका लास्ट वाले से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना, बड़ा का है। पहला नंबर लास्ट वाले से क्या है, छोटा है। मतलब मेरा पहला नंबर मतलब 1, और 1 किसमें, आई में, आई में ना, मतलब आई की वैल्यू आपकी छोटी है किससे, 5 से, ये लिखेंगे आप। दूसरा 2 भी क्या है, छोटा होगा 5 से। 3 भी क्या होगा, 5 छोटा। 4 भी क्या होगा, 5 से। क्लियर है क्या? लेकिन 5 जो है वो बराबर होगा 5, तो ये तो 4 तक ही चलेगा, लेस देन लगा रखेंगे अपन। तो हम क्या करेंगे, जब तक कि y की वैल्यू छोटी रहे और बराबर रहे 5 की, तब तक ये लूप चलता है। इसका मतलब ये, जब तक कि i की वैल्यू छोटी रहेगी 5 से और 5 के बराबर तक जाएगी, तब तक ये लूप चलेगा। इसका मतलब ये, अगर ये 2 मिनट के लिए आपने ये हटा दिया तो वो 5 से छोटी वैल्यूज के लिए चलेगा लूप, बड़ी वैल्यू के लिए मतलब बराबर के लिए नहीं चलेगा। क्लियर हुआ इतना? 4 भी खत्म हो जाएगा, 4 बार चलेगा लूप आपका। तो ये कंडीशन है। तीसरा है मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आपको साफ ही दिख रहा है इसके अंदर, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद, तो i की वैल्यू अभी आपकी 1 है। अब i की वैल्यू 2 कब होगी, जब इस i की वैल्यू में आप कितना ऐड करेंगे, 1। i इक्वल्स टू i प्लस 1 अगर लिख दो तो इसका मतलब ये ना कि i में कितने से बढ़ा रहे हैं अपन, 1 से बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा होता, मान लीजिए 2 4 6 ऐसा होता, तो फिर इसमें i कितने से बढ़ रहा होता, 2 से। मैं आपको बोलता 10 9 8 ऐसा, तो इसमें क्या होता, इसमें घटता, i की वैल्यू 1 से घट रही है ना, i -1। सही बात है कि नहीं? क्लियर हुआ इतना? चलिए तो मैं आपको कुछ कंडीशंस देता हूँ जो आप बना करके लाएंगे। कुछ सीरीज दे रहा हूँ आपको, इसका आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये तीनों आपको लिख के लाना है, ठीक है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है गूगल क्लासरूम में भेज देता हूँ, है ना, उसमें आ जाएंगे आपके पास।